ओके जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऐसा होगा कि जो भी लेक्चर हमारा ऑनलाइन होगा तो वो यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके लर्न कंप्यूटर एकेडमी जो कि मेरा चैनल बना हुआ है वहाँ पे जाके अपने लेक्चर को जो है वो रिवाइज कर सकता है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं लेक्चर अपना। आज हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर स्पैरल मॉडल को जो है वो डिस्कस करेंगे। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो स्क्रीन नज़र आ रही होगी जी। आज हमारा है स्पैरल मॉडल। स्क्रीन सबको नजर आ रही है? Okay, Spiral model. Spiral model is one of the most important software development life cycle model which provides support for risk handling. स्पैरल मॉडल जो है वो आपके SDLC का जितने भी मॉडल्स हम लोगों ने अभी तक स्टडी किए हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल है। क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जितने भी रिस्क्स आपके इस टेक्नोलॉजी में आपके सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में आएंगे उन तमाम को बआसानी जो है ये रिस्क जो है वो हैंडल कर सकता है। इस लिहाज से ये जो मॉडल है आपका स्पैरल मॉडल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। In its diagrammatic representation, it looks like a spiral which with many loops. वो कहता है कि आगे चल के इसकी जो हम डायग्राम देखेंगे उस डायग्राम के अंदर आपको मल्टीपल लूप्स जो है वो नजर आ रहे होंगे एक स्पैरल की फॉर्म में, और उन स्पैरल की फॉर्म में ही अपने उस मॉडल को जो है वो हल करता है, अपने तमाम मेथड्स जो है उनको हल करता है। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ लूप ऑफ द स्पैरल इज अननोन एंड कैन वेरी फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। ये वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड कर होता है कि कितने लूप्स जो हैं वो हमने अपने स्पैरल मॉडल के अंदर जो है उनके फेजेस को देखते हुए इस्तेमाल करने हैं। आप ऐसा भी कह सकते हो कि प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड कर होता है कि कौन सा प्रोजेक्ट है, उसकी नेचर क्या है, उसका लेंथ कितनी है, उस लिहाज से आपके जो स्पैरल है वो जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। ईच लूप ऑफ द स्पैरल इज कॉल्ड फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। हर लूप बेसिकली क्या कहलाएगा? एक फेज कहलाएगा उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द फेजेस need to develop the product can be varied by the project manager depending upon the risk, as the project manager dynamically determine the number of the phases. So the project manager has an important role to develop a product using spiral model. वो कहता है कि ये एग्जैक्ट नंबर हम इसकी इसलिए नहीं बता सकते कि ईच एंड एवरी टाइम जो है वो स्पैरल मॉडल का जो नंबर है वो जो फेज है वो चेंज होगा। डिपेंड करोगा कि प्रोजेक्ट कौन सा है और उसके कितने फेजेस उसके ऊपर आप काम कर सकते हो, या ये होगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस लेवल का है और प्रोजेक्ट मैनेजर ही इस चीज को डिसाइड करेगा कि स्पैरल मॉडल के अंदर हम लोग कितने फेजेस को इस्तेमाल करते हुए अपना प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं। अब प्रोडक्ट क्या है? वो आपका कोई सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे अब आप डायग्राम देख रहे हो, इसके अंदर इस वक्त जो है वो 3 to 4 डिफरेंट फेजेस जो है जिनके ऊपर ये स्पैरल वर्क कर रहा है। द रेडियस ऑफ द स्पैरल एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट द एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट सो फार एंड a regular dimension represents the process made so far in current phases. वो कहता है कि स्पैरल के अंदर क्या है कि आपको एक रेडियस फॉर्म में जो है वो एक लूप की फॉर्म में जो है उसकी कॉस्ट मिल रही है, और उसके अंदर आप रेगुलर तौर पे अपनी डायमेंशंस को और रेगुलर तौर पे अपने फेजेस के ऊपर जो है वो काम कर सकते हो। बिलो डायग्राम शो द डिफरेंट फेजेस ऑफ द स्पैरल मॉडल। वो कहता है कि जो डायग्राम यहाँ पे दिखे इसमें डिफरेंट तरह के आपके जितना स्पैरल ये बड़ा होगा उतना लेंथी प्रोजेक्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे देखें तो 4 डिफरेंट फेजेस के ऊपर ये काम कर रहा है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव, डिटरमिन एंड आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सोल्यूशन है। नंबर 2 पे आइडेंटिफाई द रिजॉल्व रिस्क है। नंबर 3 पे डेवलप नेक्स्ट वेरियस ऑफ द प्रोडक्ट्स है। नंबर 4 पे रिव्यू द एंड प्लान द नेक्स्ट फेज है। इसी तरह से जितना ये स्पैरल हाई होगा उतना आपका मॉडल जो है उतने फेजेस आपके ज्यादा होते जाएंगे। ईच फेज ऑफ द स्पैरल मॉडल इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर एज शोन इन द फिगर। वो कहता है कि इस फिगर के अंदर ये जो डायग्राम आप नजर इसमें मिनिमम जो इस वक्त हमारे पास नजर आ रहे हैं वो 4 डिफरेंट फेजेस हैं, और हर फेज के अंदर आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिफरेंट लेवल के ऊपर जो है वो वर्क कर सकता है। द फंक्शन ऑफ दीज 4 क्वार्टर आर डिस्कस बिलो। नंबर 1 है आपका ऑब्जेक्टिव, डिटरमिन एंड आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सोल्यूशन।
Requirement are gathering from the customer and objective are identified, elaborate and analyze the start of every phase. Then alternative solution possible for the phase are proposed in the क्वाड्रेंट। वो कहता है कि सबसे पहला जो हमारा फेज है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सोल्यूशन है। इसमें क्या है कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर सबसे जो ज्यादा और जरूरी जो इंपॉर्टेंट हमारा फेज है वो हमारा है आपका एनालिसिस फेज है। एनालिसिस फेज के अंदर आपने वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जो है वो निकालनी है, तमाम की तमाम सॉल्यूशंस निकालने हैं, ताकि एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपको जिन जिन फेजेस का इस्तेमाल करना है उसका स्टार्टिंग जो है वो यही है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को जो है वो कलेक्ट करेंगे। आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व रिस्क ड्यूरिंग द सेकंड अकॉर्ड all the possible solutions are evaluated to select the best possible solution। और सेकंड फेज में क्या है कि सेकंड फेज में क्या है कि आप अपने जितने भी इसके पॉसिबल सॉल्यूशन है उनको आप सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद पॉसिबल सॉल्यूशन तक जब पहुंचोगे, और वो डिपेंड कर रहा है कि वो आपका क्वाड्रेंट में चला जाए, आपका जो है पेंटा में चला जाए, आपको ऑक्टा में चला जाए, ये डिपेंड कर होता है कि प्रोजेक्ट की नेचर क्या है, उसके फेजेस कितने हैं, उसका स्पाइरल कितने हैं। जितने ज्यादा स्पाइरल होंगे उतने ही ज्यादा आपके फेजेस जो है वो इस पे वर्क करेंगे। Then the risk associated with that solution is identified and the risk are solved using the best possible strategy. At the end of the coordinate prototype is built for the best possible solution। और हमने एक्चुअली करना क्या है, जो बेस्ट सोल्यूशन है उस सोल्यूशन की तरफ जो है वो मूव करना है, ताकि जो भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो भी हम लोग अपना सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, उसका एनालिसिस फेज से लेकर उसके कोडिंग फेज तक, उसके टेस्टिंग फेज तक, किसी भी लेवल पे किसी भी तरह का कोई इश्यू जो है वो ना आए, और वो प्रॉपर तरीके से जो है आपका सॉफ्टवेयर जो है, ये सिस्टम जो है वो प्रॉपर तरीके से डिजाइन होता रहे। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंट नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट, के हम इसका नेक्स्ट वर्जन, यानी कि आप जो सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो सकता है कि जिस लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम अपने सॉफ्टवेयर को डिपेंड कर होता है कि बाय फेज लॉन्च कर दें, बाय पार्ट्स लॉन्च कर दें, या इन द फॉर्म ऑफ एडिशन लॉन्च करें। तो ये डिपेंड कर होता है कि आपका जो लास्ट वर्जन है सॉफ्टवेयर का वो किस लेवल का है, और आप नेक्स्ट वर्जन जो है वो किस लेवल पे जो है उसको एग्जिस्ट करने लगे हो। During the third quadrant, the identified features are developed and verified through testing. At the end of the third quadrant, the next version of the software is available। वो कहता है कि ये वही डिपेंड कर होता है कि जो जो स्पाइरल में जितना जितना फेज कंप्लीट हो रहा होता है उसका नेक्स्ट फेज, पिछला फेज जो है वो अपने नेक्स्ट फेज की इनपुट होती है। ये हम लोगों ने वाटरफॉल में भी देखा, ये हम लोगों ने इंक्रीमेंट मॉडल में देखा, ये हम लोगों ने वीव मॉडल में देखा। आज हमारा फोर्थ मॉडल जो है स्पाइरल मॉडल जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर भी वही चीज है कि जब तक आपका पहला फेज कंप्लीट नहीं होगा आप अपने सेकंड फेज की तरफ मूव नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको ईच एंड एवरी टाइम जो है अपने फेजेस को कंप्लीट करना है। जो फेज कंप्लीट होता है वो आपके नेक्स्ट फेज की इनपुट होता है, और उस फेज के ऊपर जो है उसने वर्किंग करनी होती है। रिव्यू एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट फेज। इन द फोर्थ क्वाड्रेंट द कस्टमर एवेल्युएट the so far developed version of the software. In the end, planning for the next phase is started। वो कहता है कि वही बात आ गई जिस तरह की मैंने आपको बताया कि जो भी फेज आप लोगों ने डिजाइन करना है वो फेज आपके नेक्स्ट फेज की इनपुट होगी, तो नेक्स्ट फेज आपका कंप्लीट होगा। अब उस पर वो डिपेंड कर होता है कि प्रोजेक्ट की नेचर क्या है, उसके स्पाइरल कितने हैं, उसके कितने फेजेस बनेंगे। ये उस वक्त डिपेंड करोगा जब आप लोग अपना स्पाइरल मॉडल अपने किसी सॉफ्टवेयर के अंदर या किसी सिस्टम के अंदर जो है वो इस्तेमाल करोगे। जब तक आप अपना सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करोगे, फेज उसके इस्तेमाल करोगे, उस वक्त तक आपके प्रोजेक्ट की जो लेंथ है वो बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास रिस्क हैंडलिंग इन द स्पाइरल मॉडल। मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कि हमने इसको शुरू में फर्स्ट स्लाइड या सेकंड स्लाइड में देखा कि स्पाइरल मॉडल इस लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर हम हर तरह के रिस्क को आसानी जो है वो हैंडल कर सकते हैं। या आप ये भी कह सकते हो कि रिस्क हैंडलिंग के लिए जो हम मॉडल इस्तेमाल करते हैं वो हमारा
स्पैरल मॉडल है। तो इसको देखते हैं जी। अ रिस्क इज एनी एडवाइजर सिचुएशन दैट माइट अफेक्ट द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। वो कहता है कि जो रिस्क आपका है ये ऐसी एक सिचुएशन है, ये कभी भी आपके सॉफ्टवेयर के अंदर इस अकर हो सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपका फॉर एग्जांपल आपने कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर कर लिया, लेकिन अब आपका रिस्क क्या आ गया कि वो सॉफ्टवेयर मार्केट में इन नहीं हो रहा। तो उसके क्यों? उसके पास आपके लिए लाइसेंस नहीं थे, आपको लाइसेंस परचेज करके फिर वो मार्केट। तो इसी तरह से आप कोडिंग की है, मार्केट में वो पर्सन नहीं है, या सॉफ्टवेयर की समझ नहीं आ रही, या जिस कंपनी को आपने सॉफ्टवेयर सेल करना था उस कंपनी ने सॉफ्टवेयर लेने से निकाला। तो इस तरह का कोई भी रिस्क जो है वो अकर हो सकता है। आगे चल के हमारे ये टॉपिक पूरा 1-2 चैप्टर जो है वो रिस्क एनालिसिस के ऊपर भी आने हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर किस लेवल पे, पीपल लेवल पे, मार्केटिंग के लेवल पे, आपका प्रोग्रामिंग के एडवांस कॉन्सेप्ट्स के लेवल, किसी भी लेवल पे जो है वो आपके ये रिस्क जो है वो एनालिसिस हो सकते हैं, रिस्क अकर हो सकते हैं, और हमने उन रिस्क को कैसे जो है वो रिकवर करना है। आ रिस्क is any adverse situation that might affect the successful completion of the software. The most important feature of a spiral model is handling these unknown risks after the project has started. वो कहता है कि जैसे ही हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हमें मुख्तलिफ तरह के रिस्क जो है वो नजर आते हैं, जो कि स्पाइरल मॉडल आसानी के साथ इनको जो है वो हैंडल कर लेता है। सच रिस्क resolution are easier done by developing a prototype. वो कहता है वो कोई भी रिस्क हो सकता है, डिपेंड कर होता है कि उसमें प्रोटोटाइपिंग किस तरह की है, यानी आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्रोटोटाइपिंग करना चाह रहे हैं वो किस लेवल की है, जो सॉफ्टवेयर के अंदर आप वर्किंग करना चाह रहे हो वो किस लेवल का है। ये सारी चीजें जो है वो डिपेंड कर रही होती है आपके उस सॉफ्टवेयर के ऊपर, उस सॉफ्टवेयर की नेचर के ऊपर कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसमें आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल हुई या नहीं हुई। ये सारी चीजें जो है वो आपके इस रिस्क हैंडल्स रिस्क के फॉर्म में आते हैं, और इसको स्पाइरल मॉडल ही को इस्तेमाल करते हुए हम इन रिस्क जो है वो इनसे छुटकारा पाते हैं। द स्पाइरल मॉडल सपोर्ट कमिंग अप विद रिस्क बाय प्रोवाइडिंग द स्कोप to build a prototype at every phase of the software development. वो कहता है कि स्पाइरल मॉडल हमें हर फेज के ऊपर रिस्क को हैंडल करने के लिए जो है वो हर फेज के ऊपर हमारी सपोर्ट करता है। चाहे हम कोई भी फेज इस्तेमाल कर रहे हो और उसमें प्रोटोटाइप जो है वो डेवलपमेंट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा आसानी होती है, ताकि हम हर फेज के ऊपर इसको प्रॉपर तरीके से जो है वो हल कर सकें। प्रोटोटाइपिंग मॉडल आल्सो सपोर्ट रिस्क हैंडलिंग। वो कहता है कि दूसरा स्पाइरल के साथ ही हमारा एक और मॉडल जो है वो वर्क कर होता है, जिसे हम प्रोटोटाइपिंग मॉडल कहते हैं। ये भी क्या करता है, ये साथ के साथ ही आपके रिस्क को हैंडल करने के लिए प्रोटोटाइप मॉडल भी जो है वो साथ के साथ काम कर होता है। बट द रिस्क मस्ट बी आइडेंटिफाइड कंप्लीटली बिफोर द स्टार्ट ऑफ द डेवलपमेंट वर्क्स ऑफ द प्रोजेक्ट। लेकिन डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर क्या किस तरह का काम कर रहे हैं कि आपका प्रोटोटाइप मॉडल जो है वो उसको आइडेंटिफाई करे और उसको प्रॉपर तरीके से हल करने के बाद आपके सामने जो है उसको डिस्प्ले करे। बट इन द रियल लाइफ रिस्क में बी अकर आफ्टर द डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट इन द केस वी कैन नॉट प्रोटोटाइप मॉडल। वो कहता है कि हो सकता है कि हम रिस्क, बाज का रिस्क इतना हाई होता है कि वो हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं हो पा रहा होता। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम जरूरी नहीं कि हम प्रोटोटाइप मॉडल को इस्तेमाल करें, हम उसको इस्तेमाल नहीं भी कर सकते। उस कंडीशन में हम ईच फेज ऑफ द स्पाइरल मॉडल द फीचर ऑफ द प्रोडक्ट डेटेड एंड एनालाइज एंड द रिस्क एट द पॉइंट ऑफ टाइम आर आइडेंटिफाइड एंड आर रिजॉल्व थ्रू प्रोटोटाइप। तो वो जरूरी नहीं है कि आप प्रोटोटाइप मॉडल का ही इस्तेमाल करें, आप उस दौरान अपने स्पाइरल मॉडल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो उस रिस्क को एनालाइज करे, रिस्क को एनालाइज करने के बाद प्रॉपर तरीके से जो है वो उसका हैंडलिंग करे और उसको आइडेंटिफाई करे और उनमें रिस्क में जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसको वो रिजॉल्व करे। Thus this model much more flexible compared to SDLC मॉडल। वो कहता है कि ये जो मॉडल है यानी कि प्रोटोटाइप मॉडल और स्पाइरल मॉडल, ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है अगर हम कंपेयर करें SDLC के जितने भी और मॉडल्स हम लोगों ने स्टडी किए। क्यों? अभी तक हम लोगों ने 3 to 4 जो भी मॉडल स्टडी किए उनमें कहीं पे भी कोई मॉडल हमें ऐसा नहीं मिला जिसके अंदर हम अपने रिस्क को जो है बआसानी कवर कर पाए। लेकिन स्पाइरल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल के अंदर हमें ये चीजें वाज़ेह हो रही हैं कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर कहीं भी किसी भी लेवल पे अगर
कोई रिस्क अकर होता है तो आप उसको आसानी जो है वो हल कर सकते हैं। ओके, हम लोग डिस्कस कर रहे थे व्हाई स्पाइरल मॉडल इज कॉल्ड मेटा मॉडल, कि स्पाइरल मॉडल को हम दूसरे लफ्जों में मेटा मॉडल जो है वो क्यों कहते हैं और इसकी क्या वजूहात है कि ये जो है वो बाकी तमाम मॉडल से बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे है। For the spiral model is called as a meta model because the subsums all the other SDLC model. For example, a single loop spiral actually represents the iterative waterfall model. The spiral model incorporates the stepwise approach for the classical waterfall model. वो कहता है कि इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है, अगर मैं एग्जांपल लूं कि एक सिंगल लूप जो है स्पाइरल का वो एक्चुअली पूरे के पूरे आपके आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। द स्पाइरल मॉडल इनकॉर्पोरेट द स्टेप वाइज अप्रोच ऑफ द क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। और ये सारे के सारा जो अगर हम पूरे फेज की बात करें कि तो सारे का सारा जो फेज है वो बेसिकली क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल को ही एग्जिस्ट करता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जितने भी मॉडल हम लोग सारे डिस्कस करेंगे, अगर मैं एसडीएलसी की बात करूं तो एसडीएलसी में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है फेजेस थे। इसी तरह अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करूं तो सबसे पहला जो फेज है हमारा वाटरफॉल मॉडल, उसमें तमाम के तमाम आपके जो मॉडल है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं और उन्हीं मॉडल के बिहाफ पे आप लोग जो है वो अपनी वर्किंग जो है वो कर रहे होते हो। The spiral model use the approach of prototyping model by build a prototype at the start of each phase as a risk handling technique। वो कहता है कि स्पाइरल मॉडल में सबसे बड़ी और प्रोटोटाइप मॉडल में सबसे बड़ी जो अप्रोच है वो यही है कि आप अपने स्पाइरल मॉडल के अंदर रिस्क हैंडलिंग को आसानी जो है वो डील कर सकते हो। आल्सो द स्पाइरल मॉडल कैन बी कंसिडर्ड एज सपोर्टिंग द evaluationary model। The iteration along the spiral can be considered as evaluationary level through which the complete system is built। वो कहता है कि इसमें क्या है कि आप अपने जो भी iterations हैं, जो भी आपके मॉडल्स हैं, इनको प्रॉपर तरीके से जब आप डिफाइन कर रहे होते हैं तो एक स्पाइरल की फॉर्म में होता है और वो स्पाइरल की फॉर्म में उस मॉडल को जो है वो आसानी से हल कर होता है। क्यों? मैंने आपको पहले बताया कि इस स्लाइड में भी आपको पढ़ा है कि जो उसका एक लूप है वो बेसिकली एक पूरे वाटरफॉल मॉडल को जो है वो जाहिर कर होता है। उस एक ही लूप के अंदर पूरे का पूरा आपका वाटरफॉल मॉडल जो है वो एग्जिस्ट कर होता है, जिसकी बिना पे आपका स्पाइरल जो है वो अपनी एवोल्यूशनरी को, अपनी सिस्टम को बिल्ड कर रहा होता है। अब है जी इसके एडवांटेजेस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी मॉडल हम लोग स्टडी करेंगे हर मॉडल के कुछ एडवांटेजेस होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके एडवांटेज देखते हैं। Advantages of spiral model below are some of the advantages of spiral risk handling. The project with many unknown risks that occur develop process in that case। वो कहता है कि आपकी अगर मैं प्रोजेक्ट के लिहाज से बात करूं तो रिस्क जो है वो कभी भी आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कभी भी डेवलपमेंट के अंदर जो है वो हैंडल हो सकता है। इन दैट केस स्पाइरल मॉडल इज द बेस्ट डेवलपमेंट मॉडल टू फॉलो ड्यू टू रिस्क एनालिसिस एंड रिस्क हैंडलिंग एट एवरी फेज। वो कहता है कि यही वजह है कि हम रिस्क एनालिसिस को इस्तेमाल करते हैं, यानी इस मॉडल को इस्तेमाल करते हुए प्रोजेक्ट के किसी भी लेवल पे, किसी भी इवेंट के ऊपर हम उसकी रिस्क की जो रिस्क अकर होता है उसको आसानी जो है वो हल कर पाते हैं। गुड फॉर लार्ज प्रोजेक्ट। स्पाइरल मॉडल जो है, पहले हमने जितने भी मॉडल डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे मॉडल जो है वो लार्ज प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल नहीं होते थे, लेकिन ये एक वाहिद मॉडल अभी सेकंड नंबर पे, पहले इससे पहले हमने एक मॉडल डिस्कस किया जो आपका था इंक्रीमेंटल मॉडल, वो भी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। आज हमारा जो स्पाइरल मॉडल है ये भी, इसकी सबसे बड़ी यानी गुडनेस यही है कि आप जितने मर्जी कॉम्प्लेक्स बड़े प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर इस मॉडल को इस्तेमाल कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी in requirements, change requirement in the requirements, change requests in the requirement at later phase can be incorporated accurately by using this model। वो कहता है कि अगर हम ये मॉडल इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी लेवल पे अगर आपको कोई चेंजेस करनी है तो इस मॉडल के लिहाज, इस मॉडल के अंदर आप बैठ के अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आप अपनी चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, customer can see the development of the product at the earlier phase of the software development and thus they iterated with the system by using it
बिफोर कंप्लीशन ऑफ द टोटल प्रोडक्ट। वो कहता है कि कस्टमर इससे सेटिस्फाई है कि कस्टमर इसलिए ऐसे हर फेज के ऊपर उसको पहले ही जो है वो इन्फॉर्म किया जाता है और वो अपने उसके मुताबिक जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को देखते हुए अपनी प्रोडक्ट को जो है वो कवर कर सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है जी? बिलो आर सम ऑफ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ स्पाइरल कॉम्प्लेक्स। The spiral model is much more complex than the SDLC model। यानी SDLC के जितने भी मॉडल हैं उनमें से सबसे कॉम्प्लेक्स मॉडल जो है वो हमारा आपका स्पाइरल मॉडल है। एक्सपेंसिव है। स्पाइरल मॉडल इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट एट इट इज एक्सपेंसिव। क्योंकि एक्सपेंसिव है इसलिए स्पाइरल मॉडल को हम छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है उनके ऊपर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टू मच डिपेंडेंट ऑन द रिस्क एनालिसिस। The successful completion of the project is very much dependent on risk analysis। वो कहता है कि रिस्क जितने भी आपके आ रहे हैं उन तमाम के ऊपर जो है आसानी इस प्रोजेक्ट को जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो, स्पाइरल मॉडल को अप्लाई कर सकते हो। विदाउट एवरी हाईली एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज it is going to be failure to develop a project using this model। अगर आप इसकी एक्सपर्टीज को, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जितने भी रिस्क आपके सॉफ्टवेयर में आएंगे बनते हुए काफी सारे रिस्क हमें आगे चल के हमने डिस्कस भी करने हैं पूरे। मैंने आपको बताया कि इसके एक दो चैप्टर जो है रिस्क एनालिसिस के वो डिस्कस होंगे। तो वहां पे आप देखिएगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर या सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के अंदर या आपके सिस्टम डिजाइन के अंदर आपको एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मुख्तलिफ तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं अक्कर हो सकते हैं, मुख्तलिफ तरह के आपके इश्यूज आ सकते हैं। उन सबको रिजॉल्व करने के लिए आप इस मॉडल को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। डिफिकल्टी टाइम मैनेजमेंट एज द नंबर ऑफ द फेजेस unknown are start project so time estimate is very difficult। क्योंकि वो मुख्तलिफ तरह के इसके फेजेस हैं। अब वो एक फॉर्म के अंदर जो है वो वर्क कर रहा होता है, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि किस लेवल पे कौन सा प्रोजेक्ट जो है या कौन सा फेज जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे हो और उस फेज को आप आसानी जो है वो इस्तेमाल करते हुए उसकी वर्किंग जो है वो कर रहे हो। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? अब मैं अटेंडेंस लगाने लगा हूँ। जिन स्टूडेंट्स के मैं नेम बोलूँ सिर्फ वही स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस लगवाएंगे, बाकी तकरीबन मोस्टली स्टूडेंट जो ऑनलाइन थे इनकी अटेंडेंस जो है वो हो चुकी है। लेक्चर मिस हुआ है वो लर्न कंप्यूटर एकेडमी चैनल के ऊपर जाके जो है वो इस लेक्चर को देख सकता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, सी यू टुमारो इंशाल्लाह 9 बजे। कल हम 9 बजे दोबारा मिलेंगे।